हम लोग लिगैंड के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। लिगैंड का क्लासिफिकेशन पहला ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हो गया था, दूसरा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव डोनर एटम्स और तीसरा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ मेटल लिगैंड बॉन्ड नेचर, है ना। मेटल और लिगैंड के बीच जो बॉन्ड है उसके नेचर के आधार पर लिगैंड को हम लोग दो टाइप में बांट रहे थे। उसमें क्या क्या था, इसमें दो हिस्से में जो बांटा गया था वो क्या था, क्लासिकल लिगैंड और नॉन क्लासिकल लिगैंड। क्लासिकल लिगैंड ये हम मतलब पीछे बता दिए थे, उसको फिर रिकैप कर रहे हैं। तो क्लासिकल लिगैंड नॉर्मल लिगैंड या सिग्मा लिगैंड, जिसमें मेटल और लिगैंड के बीच जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। और दूसरा नॉन क्लासिकल लिगैंड, इसको हम लोग पाई लिगैंड या पाई एक्सेप्टर या साइनर्जिक लिगैंड्स कहते हैं। नॉन क्लासिकल लिगैंड जो है ये फिर दो तरह का होता है, सिग्मा पाई लिगैंड और पाई पाई लिगैंड। सिग्मा पाई लिगैंड हम लोग पढ़ चुके थे, जो कि मेटल कार्बोनिल में होता है। अब हम लोग मेटल कार्बोनिल के बारे में तो पढ़ लिए थे। मेटल कार्बोनिल क्या होता है, मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो मेटल कार्बोनिल होता है, ये बता दिए हैं हम लोग को। तो सिग्मा पाई लिगैंड हो गया था, तो अब हम लोग को पढ़ना है पाई पाई लिगैंड। पाई पाई लिगैंड में क्या होता है, इसमें मेटल और लिगैंड के बीच, जैसे ये हम उस लिगैंड का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं जिसमें क्या होता है कि मेटल और लिगैंड में एक तो लिगैंड इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को और साथ ही साथ मेटल भी इलेक्ट्रॉन देता है लिगैंड को। अगर ये लेता है सिग्मा बॉन्ड द्वारा, देता है इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड द्वारा, तब इस लिगैंड को कहेंगे सिग्मा पाई लिगैंड। अगर लेता भी है पाई बॉन्ड के द्वारा, मतलब देता है पाई बॉन्ड के द्वारा, लेता भी पाई बॉन्ड के द्वारा, तब क्या कहलाएगा, पाई पाई लिगैंड कहलाएगा, है ना। तब उसको पाई पाई लिगैंड। तो यहाँ पर वही कंडीशन है इस जगह कि मेटल और यहाँ पर लिगैंड है, मेटल पाई इलेक्ट्रॉन को दे, यहाँ पर मेटल अपने डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को पाई बॉन्ड के थ्रू लिगैंड को देता है, और लिगैंड का जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड अपना पाई इलेक्ट्रॉन वो मेटल को देता है ना। इसलिए यहाँ जरूरी क्या है, लिगैंड के पास पाई बॉन्ड होना अनिवार्य है, क्योंकि पाई बॉन्ड ही इसको दे रहा है ना, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन। इसलिए लिगैंड या तो एल्कीन होगा या उसका यहाँ पर डेरिवेटिव होगा, एल्कीन और देयर डेरिवेटिव्स। ये बेंजीन भी हो सकता है, ये बेंजीन भी हो सकता है, मतलब वहाँ पाई बॉन्ड होना जरूरी है। पाई पाई लिगैंड के लिए लिगैंड में पहले से एक पाई बॉन्ड का होना जरूरी है। तो जैसे एल्कीन और उसका डेरिवेटिव या बेंजीन हो सकता है, तो देखिए एल्कीन का बनावट कैसा होता है, सी डबल बॉन्ड सी। इसमें इस तरह से जो डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार ये जो होगा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या है, ये sp2, और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ये एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, ये भी और ये भी, और ये दोनों में साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ, दोनों में साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से ये क्या बना रहा है, यहाँ पर
पाई बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हुआ। ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन अगर हम लोग जहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंसेप्ट लगाते हैं तो ये पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ, और ये जो हो जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग, स्टार मार्क है, ये पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये रेड वाला जो देख रहे हैं, तो क्या होगा, यही वो लिगैंड यहाँ पर है, और ये मेटल के पास ये कौन सा ऑर्बिटल हुआ, ये मेटल के पास ये कौन सा ऑर्बिटल है। इस जगह जो हम लोग लेंगे, मेटल के पास ये हो जाएगा वैकेंट, क्या, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है। और यहाँ पर इसका पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये जो है, ये दोनों होमो, इसको ये जो दोनों होता है ये हो जाएगा आपको पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, और ये जो है यहाँ पर ये दोनों जो लिया गया है, ये जो ऑर्बिटल है, ये आपको कौन सा ऑर्बिटल है, इसको हम लोग कहेंगे ये डी ऑर्बिटल है ना, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ये फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, और ये डी ऑर्बिटल, और इसका जो ये क्या हो जाएगा, ये पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो अनऑक्युपाइड है, अनऑक्युपाइड, उसके साथ ये ओवरलैपिंग हुआ और यह पाई बॉन्ड बना। तो दो पाई बॉन्ड बनता है, एक पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड बना मेटल के वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल और लिगैंड के पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच, और एक बॉन्ड बना मेटल के फुल्ली डी ऑर्बिटल और लिगैंड के पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग से यहाँ पर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये हो जाएगा यहाँ लिगैंड। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरह का जो लिया भी पाई इलेक्ट्रॉन को और दिया भी थ्रू पाई बॉन्ड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पाई पाई लिगैंड। तो ये कुछ ये चार्ट है पाई पाई लिगैंड का। पाई पाई लिगैंड का ये चार्ट है। इसमें सबसे पहला एक लिगैंड हो जाएगा यहाँ C2H4। देखिए C2H4 में एक पाई बॉन्ड है। पाई पाई लिगैंड के लिए क्या जरूरी था, पाई पाई लिगैंड होने के लिए लिगैंड के पास पाई बॉन्ड का होना जरूरी है, पाई बॉन्ड है, तो इसलिए इसका डेंटिसिटी कितना होगा, डेंटिसिटी यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, इसलिए डेंटिसिटी कितना हो जाएगा 1। वो डेंटिसिटी लिगैंड का, यानी कि ये एक यूनिडेंटेट लिगैंड की तरह काम करेगा। ऐसा नहीं है कि दो कार्बन है तो बाइडेंटेट होगा, एक पाई बॉन्ड है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ही डेंटिसिटी को निर्धारित करता है। तो ये हो जाएगा, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको n इस तरह से जो रहता है इसको हम लोग पढ़ते हैं ईटा, ईटा पढ़ते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हेप्टासिटी, इसको हेप्टासिटी कहते हैं, ईटा को हेप्टासिटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हेप्टासिटी यहाँ पर इसके साथ यहाँ ईटा, ये ईटा
इंडिकेट ही करता है, ये सिर्फ पाई लिगैंड के लिए ही ये टर्म है। अगर आपको ईटा दिखाई दे दिया उसके नोमेनक्लेचर में, मतलब समझ जाइए वो क्या है, पाई लिगैंड ही है ना। वो बिल्कुल ये क्लियर होगा कि वो पाई लिगैंड ही होगा। तो अब यहाँ डेंटिसिटी 1 और n के ऊपर, ईटा के ऊपर एक नंबर है ये 2। ये 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसको हेप्टासिटी या इसका फास्टेनिंग नंबर भी कहते हैं, फास्टेनिंग नंबर। फास्टेन मतलब समझते हैं? फास्टेन जानते हैं? नहीं। फास्टेन जैसे हम लोग कमर कसना, पैंट बेल्ट लगा रहे हैं उसको बांधे, है ना, तो वो पाजामा पहन रहे हैं उसको बांध रहे हैं, तो बांधना उसी को कहते हैं फास्टेन, है ना। फास्टेन, फासन पढ़ते हैं उसको, फासन। और अनफासन मतलब ढीला करना, ठीक है। तो ये फास्टेनिंग नंबर या फास्टेनिंग नंबर मतलब जिसके द्वारा मेटल से बंधा हुआ रहता है। तो ऐसे कितने कार्बन है? वो पाई बॉन्ड 2 कार्बन के बीच है, तो फास्टेनिंग नंबर कितना हो गया? 2। इसलिए ईटा के ऊपर 2 और उसका जो IUPAC नेम है यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर ये एक लिगैंड है, ये पाई लिगैंड। इसका देखिए ये स्ट्रक्चर है, इसमें कितना पाई बॉन्ड है, तो डेंटिसिटी कितना होगा? जितना पाई बॉन्ड है वो डेंटिसिटी, तो 2 डेंटिसिटी 2 हो गया। और फास्टेनिंग नंबर क्या होगा? तो कार्बन कितना है? 1 2 3 4, इसलिए ईटा के ऊपर क्या लिखेंगे? 4 लिखे और उसका नाम साइक्लोब्यूटाडाइन। ये लिगैंड का साथ ही साथ नोमेनक्लेचर भी चल रहा है। जो कॉम्प्लेक्स का IUPAC नोमेनक्लेचर सीखेंगे, हम लिगैंड का नोमेनक्लेचर यही बता दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ देखिए C4H6, C4H6 को ऐसे लिखे, कितना पाई बॉन्ड है, इसलिए डेंटिसिटी कितना हो गया? 2। और फास्टेनिंग नंबर कितना हो गया? कितना कार्बन? यहाँ 4, तो इसलिए n पर पावर कितना हो जाएगा? n तो नहीं है, वो ईटा पर पावर 4 और इसका नाम 1,3-ब्यूटाडाइन। ये C6 होगा यहाँ, C6H6। तो C6H6 का क्या होगा? यहाँ आप देखिए इस जगह C6H6, ये बेंजीन, तो इसमें पाई बॉन्ड कितना है? 3, इसलिए इसका डेंटिसिटी कितना हो जाएगा? 3। और कार्बन कितने हैं जिसके साथ पाई बॉन्ड है? 6, इसलिए हेप्टासिटी कितना हो गया इसका? 6 हो गया और उसका नाम बेंजीन। इस तरीके से C3H5- C3 1 2 3 और हाइड्रोजन 2 2 4 1 5, एक पाई बॉन्ड है, एक माइनस है। तो ये क्या होगा? ये सिग्मा डोनर भी है और पाई डोनर भी है। देखिए ये जो मॉलिक्यूल हुआ यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, ये माइनस क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड यहाँ गया, ये बॉन्ड यहाँ, तो इसमें रेजोनेंस होगा। तो CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर अब इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होगा? CH2 CH CH2, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर माइनस, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर सिग्मा डोनर की बात कर रहे हैं तो ये कार्बन जो है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसके पास एक लोन पेयर है
और इस वजह से ये जो डोनेट कर रहा है इसके लिए ये सिग्मा डोनर है, और सिग्मा डोनर के केस में हेप्टास ये डेंटिसिटी कितना है 1, एक ही डोनर एटम। लेकिन पाई डोनर अगर लेंगे तो पाई बॉन्ड इसका जो RHS होगा तो RHS इस तरह से हो जाएगा, यहाँ CH2 और पूरे में पाई बॉन्ड, यहाँ पार्सली माइनस, ये पार्सली माइनस, तो इसके थ्रू भी डोनेट करेगा और इसके थ्रू भी क्या होगा डोनेट करेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह पाई डोनर के थ्रू डेंटिसिटी कितना हो जाएगा 2, और यहाँ N और N और इसका नाम क्या हो जाएगा ये ईटा, N तो नहीं ईटा, और 3 क्यों, क्योंकि 3 कार्बन है इसलिए 3, ये हेप्टासिटी 3 या फास्टेनिंग नंबर 3, और इस ग्रुप का नाम है एलाइल, एलाइल लिख दिए। उसी तरह C5H5 माइनस, यहाँ क्या होगा, ये इस जगह इसको तो नहीं, इसके वजह से, ये नहीं, इसके वजह से सिग्मा डोनर है और पाई बॉन्ड के वजह से पाई डोनर, तो सिग्मा डोनर होगा तो एक ही डोनर एटम है, इसलिए यहाँ सिग्मा डोनर के तो एक ही पर ना लोन पेयर है, इसलिए सिग्मा के थ्रू इसका डेंटिसिटी 1, लेकिन पाई बॉन्ड के थ्रू क्या हो जाएगा डेंटिसिटी यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक ये पाई बॉन्ड के वजह से एक ये, और इसके वजह से भी ये भी तो पाई बॉन्ड बना लेगा रेजोनेंस के थ्रू, इसलिए पाई बॉन्ड के थ्रू डेंटिसिटी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, पाई बॉन्ड के थ्रू डेंटिसिटी 3, और ईटा और उस पर पावर क्या, ये कार्बन कितना है 5 है ना, इसलिए ईटा के ऊपर क्या लिख दिए 5 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ये हो गया। और C6H8, यहाँ बेंजीन में एक डबल बॉन्ड हट गया तो यहाँ 2 पाई बॉन्ड, ये पाई डोनर हो गया, पाई पाई लिगैंड हो गया, और इसमें 2 पाई बॉन्ड इसलिए डेंटिसिटी 2 हो गया, और कार्बन यहाँ है तो टोटल 6, लेकिन पाई बॉन्ड कहाँ तक फैला हुआ है इतना ही दूर, 1 2 3 4 ही एटम तक, इसलिए ईटा पर पावर 4 साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइन, ठीक है। दीज आर द नोमेनक्लेचर ऑफ व्हाट, पाई पाई लिगैंड्स, ठीक है। पाई पाई लिगैंड में कैसे हम लोग डेंटिसिटी निकालते हैं ये क्लियर हो गया, और डेंटिसिटी क्या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, उसके हिसाब से हम लोग डेंटिसिटी को कंसीडर करते हैं। और ईटा के ऊपर जो नंबर लिखा जाता है उसको फास्टेनिंग नंबर, या उसको क्या कहते हैं हेप्टासिटी, ये हो गया ये जनरल टर्म्स, ठीक है। लिगैंड का क्लासिफिकेशन खत्म हो गया, समझ गए। लिगैंड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, तो हम लोग लिए नेगेटिव, न्यूट्रल और कैटायनिक लिगैंड। नेगेटिव लिगैंड का सोर्स हाइड्रो एसिड और ऑक्सी एसिड होता है, वहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर नेगेटिव लिगैंड तैयार किया जाता है, जिसका नोमेनक्लेचर में क्या था, आइट अगर लास्ट में ई है तो ई हट करके ओ हो जाएगा, इसलिए आइड है तो आइडो हो जाएगा, एट है तो एटो हो जाएगा, आइट है तो आइटो हो जाएगा। कुछ जगह पे आइडो के जगह सीधा ओ हो जाता है, ऐसा बताए। न्यूट्रल लिगैंड्स में बताए थे कॉमन न्यूट्रल लिगैंड्स और अनकॉमन न्यूट्रल लिगैंड्स। जो कॉमन न्यूट्रल लिगैंड्स होता है उसमें क्या होता है, उसका कॉमन न्यूट्रल लिगैंड्स के लिए कुछ स्पेशल टर्म यूज कर देते हैं। वाटर के लिए एक्वा है ना, NH3 के लिए एमाइन, CO के लिए कार्बोनिल, NO के लिए नाइट्रोसिल है ना, तो CS के लिए थायोकार्बोनिल, थायोनाइट्रोसिल, इस तरह से। और जो अनकॉमन न्यूट्रल लिगैंड है उसका एज इट इज IUPAC नेम रख लेते हैं, ये था। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग लिगैंड में भी फिर बांटे डोनर एटम कितना है,
उस आधार पर यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटा, हेक्साडेंटेट, ये सब पढ़े हम लोग। फिर एक्टिव डोनर एटम के हिसाब से लिगेंड का क्लासिफिकेशन, एक्टिव डोनर एटम के हिसाब से, है ना, हम लोग जो क्लासिफिकेशन पढ़े वो क्या है, एक्टिव डोनर एटम, उसमें एम्बिडेंटेड लिगैंड पढ़े और फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड्स पढ़े। फिर मेटल और लिगैंड के बीच बॉन्ड के नेचर के आधार पर सिग्मा बॉन्डेड लिगैंड, और है ना उसमें जो क्लासिकल और नॉन क्लासिकल, नॉन क्लासिकल में दो आया, सिग्मा पाई और पाई पाई, ये पूरा हो गया। अब कुछ ऐसे टर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड जो आपको जानना जरूरी है कोई भी चीज़ में अगर हम लोग उतरते हैं। जैसे अभी है ना चंद्रयान, है ना चंद्रयान 3 बड़ा है ना, तो उसमें अभी मतलब आजकल छोटा छोटा रील्स बनता है कॉन्टेम्प्ररी, तो उसमें क्या है, एक मतलब कपल बैठे हुए हैं और बता रहे क्या, तो वो हस्बैंड अपने वाइफ को बता रहे कि देखो चंद्रयान जा रहा है, चंद्रयान जा रहा है। तो ये पूछ रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है, बोले अरे चंद्रयान है, तो बोले हाँ तो जा कहाँ रहा है, मतलब क्या समझे इसमें, जब वो कहना चाह रहे चंद्रयान है तो चांद में ही जाएगा, है ना, तो उसको तो नाम में ही वो चीज़ क्लियर है चंद्रयान, तो अब वो उसकी विषय में ये जा कहाँ रहा है, तो यानी कि चंद्रयान टर्म का मीनिंग ही नहीं पता, है ना। ऐसे तो हम लोग के कंट्री में बहुत सारे नेता को भी नहीं पता, कितना नेता तो बोल रहे हैं कि जो यात्री गए हैं वो लोग लौटेंगे तो वो लोग का स्वागत करेंगे, है ना, स्वागत करेंगे। और तो सब अलग अलग, कोई तो राकेश रोशन को इंदिरा गांधी भेज दिए थे, है ना, तो सब अलग अलग, तो मतलब अपना बेइज्जती लोग खुद करवाते हैं ये अलग अलग बोल करके। तो नहीं, एक बार वैसे ही था, मतलब वो बताया जा रहा है कि जो बिजली है हमारे यहाँ नदी है, तो नदी में नदी के पानी से बिजली निकाल लेंगे। एकदम एक नेता आग बबूला होकर खड़ा हो गया, नहीं नदी के पानी से जब बिजली निकाल लेंगे तो फिर किसान खेत में क्या पटाएंगे, पानी तो रहेगा ही नहीं, है ना। दे डू नॉट हैव आइडिया। इसलिए कहने का मतलब है हम लोग जब कोई चीज़ को पढ़ें तो उसके पहले कुछ टर्म्स है, उस टर्म्स को हम लोग जान लेंगे। वो टर्म आगे बार बार यूज होने वाले हैं, इसलिए उस टर्म को पहले समझ लें, ना कि बाद में जी देखो चंद्रयान जा रहा है, ये चंद्रयान जा कहाँ रहा है ना, फिर ऐसा पूछे, है ना। तो इस तरह से ऐसा है ना, ऐसा होता है। एक बार तो मैं मतलब ये मेरे साथ घटी हुई घटना है, हम पूरा पढ़ा दिए, पढ़ाने के बाद वो स्टूडेंट जो है हमसे पूछ रहा है सर ये चीज़ इसमें भी प्रेजेंट होगा। हम बोले अरे तुम पूरा जब बता दिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा सारा बता दिए। हम बोले जब ये पूरा इंडिया में पाया जाता है तो तू अब हमसे पूछ रहा है कि सर ये पटना में भी मिलेगा। अरे पटना तो इंडिया में ही है ना, जब इंडिया बता दिए तो पटना में, तो ये तो वही बात हुई। तो मतलब हम बोले तो वही बात, सारी रामायण पढ़ ली, सीता कौन थी पता नहीं। तो बगल में उसका दोस्त था, वो पूछ लिया चलो बताओ सीता कौन थी। हम भी पूछे उसे बताओ सीता कौन थी। वो लड़का मालूम है क्या बोला, एकदम ये सच्ची ये घटना है जो मेरे, वो लड़का बोल रहा है। हम भी पूछे बताओ सीता कौन थी, बोले राम की माँ थी ना, है ना। तो ऐसा होता है कि ऐसा ना हो कि पूरा पढ़ा दे लास्ट में ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्या। तो इसके चलते हम पहले ये बेसिक सब हम बता रहे हैं आपको कि बेसिक पहले समझिए ये कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली पड़ोसियों की संख्या,
पड़ोसी मतलब अगर मेरा घर है, इस घर के जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री और कौन कौन से घर के लिए बाउंड्री है, वही नेबर कहलाता है। तो ये मान लीजिए इस तरह से हमने सर्कल ये बनाया, ये स्फेयर्स, ये बीच में एक स्फेयर्स हम लोग लिए और इस स्फेयर के इधर इससे सटा हुआ 1 2 3 4 5 6, तो इससे डायरेक्ट जो कांटेक्ट में है ये सब क्या कहलाएगा, इसकी संख्या कहलाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर। जो डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में, इसके कांटेक्ट में ये है नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं होगा, जो डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या होता है, जैसे लिगैंड में मेटल है और मेटल के साथ जो लिगैंड होते हैं, इस तरह से लिगैंड है और जो डायरेक्ट मेटल से जुड़ा हुआ है बॉन्ड के द्वारा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये सबको क्या कहेंगे, ये सबको कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये किसी भी मतलब यहाँ ये सॉलिड स्टेट में भी ये टर्म है, तो कोई भी एक स्फेयर लिए उससे डायरेक्ट कितने स्फेयर कांटेक्ट में है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी पड़ोसियों की संख्या। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एक्चुअली नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड लिगैंड्स इन ए कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का होता है और मेटल डायरेक्ट कितने लिगैंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुटा हुआ है, कितना लिगैंड से जुटा हुआ नहीं है, एक मेटल कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है लिगैंड के साथ। हो सकता है ये एक ही लिगैंड हो और वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 1 होगा या 6 होगा, 6 होगा। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर इज नॉट द नंबर ऑफ लिगैंड्स, इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन मेटल एंड लिगैंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या है। ठीक है, इसलिए लिगैंड नहीं देखा जाता बल्कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ है द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड लिगैंड्स इन ए कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का ये मेथड है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे कैसे, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर क्या होता है, ये तो सिग्मा मतलब कुल योग, ये डी क्या हुआ, ये डेंटिसिटी इसको कहते हैं, डोनर एटम कितना है लिगैंड में, डेंटिसिटी, और डेंटिसिटी और यहाँ पर क्या है, ये लिगैंड की संख्या DILI, और ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि D1L1 प्लस D2L2 प्लस क्या हो जाएगा D3L3, इसी तरह से ये जुड़ता चला जाएगा, इसका मतलब यही है। तो ये D हुआ डेंटिसिटी ऑफ ए लिगैंड और वो L क्या हुआ, वैसे लिगैंड की संख्या। तो ये LU का मतलब क्या हुआ, यूनिडेंटेड लिगैंड, यूनिडेंटेड लिगैंड का डेंटिसिटी कितना है 1, और वैसे लिगैंड की संख्या कितनी है, एक लिगैंड यूनिडेंटेड लिगैंड, एक लिगैंड तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो उसकी संख्या जितनी होगी उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। ये LB का मतलब क्या हुआ, बाइडेंटेड लिगैंड, तो इसका डेंटिसिटी कितना हुआ 2 प्लस 3, या डेंटिसिटी ट्राइडेंटेड लिगैंड, यहाँ क्या हो जाएगा टेट्राडेंटेड लिगैंड, उसी तरह से आगे चलता जाएगा, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, आगे ये जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, है समझ में। तो अब देखिए एग्जाम्पल 1, यहाँ CONH3 होल 6 Cl6, ये Cl3 होना चाहिए, यहाँ Cl3 कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब बताइए, यहाँ ये तो बाहर है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है ये लिगैंड है, तो ये कैसा लिगैंड है, यूनिडेंटेड लिगैंड।
तो डेंटिसिटी कितना होगा 1, यूनिडेंटेड लिगैंड की संख्या कितनी है 6, और कोई लिगैंड है तो यहाँ सीधा 1 × 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। यहाँ देखिए यहाँ पर EN क्या होता है याद है, इथिलीन डायमीन बाइडेंटेड लिगैंड। तो बाइडेंटेड लिगैंड तो डेंटिसिटी इसका 2 और बाइडेंटेड लिगैंड कितने हैं 2, तो 2 × 2, और यह यूनिडेंटेड लिगैंड 1 × 2, तो टोटल कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ FeEDTA 2-, तो EDTA कैसा लिगैंड होता है हेक्साडेंटेड, तो डेंटिसिटी इसका कितना हो जाएगा 6, बाकी तो कोई है नहीं, और वैसे लिगैंड की संख्या कितनी है 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6। यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ लिगैंड ये है, ये भी आपको कौन सा लिगैंड है यूनिडेंटेड, ये भी यूनिडेंटेड, ये लेकिन बाइडेंटेड। तो यूनिडेंटेड लिगैंड कितने हैं 2 और 2 4 लिगैंड, और यूनिडेंटेड में डोनर एटम 1 होता है, तो 1 × 4 प्लस ये बाइडेंटेड लिगैंड, तो डेंटिसिटी 2, और वैसे लिगैंड कितने हैं 1 है, तो 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ AgCN2- क्या हो जाएगा AgCN2-, यहाँ Cn क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये साइनाइड तो बताए थे ना कि साइनाइड में होते तो 2 डोनर एटम है, लेकिन दोनों काम नहीं ना करता है, 3 मेंबर रिंग बनेगा तो ये यूनिडेंटेड है, तो यूनिडेंटेड लिगैंड इसलिए डेंटिसिटी 1 और ऐसे लिगैंड की संख्या 2 × 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये सब टर्म अब हम लोग को समझना है। कोऑर्डिनेशन स्फेयर, कोऑर्डिनेशन स्फेयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, एंटाइटी पूरा मिलकर एक यूनिट जो होता है, जो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है, जिसमें कौन कौन होते हैं सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड, सबको मिलाकर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है, इसी पार्ट को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फेयर कहते हैं या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कहते हैं। द सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड द लिगैंड्स which remain directly attached to it are enclosed in a square bracket and is collectively called coordination sphere or first sphere of attraction। मतलब कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसमें कैटायन भी होगा और एनायन भी होगा, कैटायन और एनायन, तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन हुआ तो इसको कहेंगे फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन, और इसको क्या कहेंगे सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट स्फीयर जनरली वो अगर कॉम्प्लेक्स जो होगा तो वो फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है CuNH3 और यहाँ डबल प्लस और उसी को बैलेंस करने के लिए SO4। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है ये सिंपल आयन है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है ये कॉम्प्लेक्स आयन है। ये पूरा एक कहलाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। ठीक है, आया समझ में। और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है ये एक सिंपल आयन है, इसको काउंटर आयन, काउंटर मतलब जानते हैं ना, जैसे किसी को रसीद काट के दिए, एक रसीद तो कस्टमर को दे दिए, एक रसीद रखा जाता है रह जाता है, तो जो रह जाता है फाइल में उसको काउंटर आयन कहते हैं, काउंटर रिसीट कहते हैं उसको। काउंटर रिसीट मतलब उसके अगेंस्ट में वो वहाँ पर है,
उस जगह कि एक दिया गया, उसका दूसरा रिकॉर्ड यहाँ पर है। तो उसी तरह से अगर किसी आयनिक कंपाउंड में दो आयन है तो एक आयन के रिस्पेक्ट में दूसरा आयन क्या कहलाएगा, उसका काउंटर आयन कहलाएगा। ठीक है, बैलेंस करने के लिए जो होता है। तो यहाँ पर 2 प्लस चार्ज होता है और उसी को बैलेंस करने के लिए इसका 2 माइनस आया है, इसलिए इसको काउंटर आयन कहेंगे। और ये CS का मतलब कोऑर्डिनेशन स्फेयर, और इसको कहेंगे फर्स्ट स्फेयर ऑफ अट्रैक्शन। और जो सिंपल आयन था काउंटर आयन, इसको क्या कहेंगे, सेकेंड स्फेयर ऑफ अट्रैक्शन ये कहेंगे। उसी तरह से जैसे देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा में K4FeCN6, तो ये हो गया आपको काउंटर आयन, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये काउंटर आयन हो गया। और ये हो गया आपको सेंट्रल मेटल एटम अलोंग विथ लिगैंड, इसलिए इसी को हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी ई, इसको कहेंगे फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। और जो सिंपल आयन है उसको क्या कहेंगे, सेकेंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। मतलब किसी कंपाउंड में अगर एक कॉम्प्लेक्स आयन हो और एक सिंपल आयन हो तो फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा कॉम्प्लेक्स आयन को लेना पड़ेगा और सेकेंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन सिंपल आयन को। लेकिन जहाँ पर अगर दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो जाए, देखिए यहाँ पे कैटायन भी कॉम्प्लेक्स और एनायन भी कॉम्प्लेक्स, तब कैटायन को हम लोग कहेंगे फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन और एनायन को क्या कहेंगे, सेकेंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। ये समझिएगा, ये ध्यान रहे कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सिंपल आयन कैटायन हो गया और कॉम्प्लेक्स एनायन हुआ तो कॉम्प्लेक्स आयन को ही फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन मानेंगे। ठीक है, लेकिन जब कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन हो तब हम लोग क्या करेंगे, कैटायन एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन हो तब कैटायन को फर्स्ट स्फीयर और एनायन को क्या मानेंगे, सेकेंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन मानेंगे। ठीक है, समझ गए। अब है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी हम लोग जैसे लिए थे AgNH3 और होल 2, तो ये एक कॉम्प्लेक्स था। तो यहाँ Ag सेंट्रल मेटल है और लिगैंड उसके चारों तरफ स्पेस में खास रंग से सजा हुआ रहेगा ना, उस ज्योमेट्री के साथ जो वो होगा उसी को क्या कहेंगे, ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। मतलब जिसमें ज्योमेट्री भी इसमें क्या होगा, इंक्लूडेड होगा, ज्योमेट्री भी इंक्लूडेड है ना। इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और इंडाइटी द लिगैंड्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन इन डेफिनेट डायरेक्शन। ठीक है, इन डेफिनेट डायरेक्शन इन स्पेस, देयरबाय गिविंग ए डेफिनेट ज्योमेट्री टू द कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। समझे कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल के साथ लिगैंड जुड़े हुए हैं, स्पेस में खास डायरेक्शन में जुड़ा हुआ रहता है और जुड़कर उसको एक खास ज्योमेट्री प्रोवाइड करता है। उस ज्योमेट्री के साथ जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे तब उसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो यहाँ देखिए दिस स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगैंड्स, बताया ना कि मेटल के साथ जो लिगैंड स्पेस में खास ढंग से सजा हुआ रहेगा, तो दिस स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगैंड एटम्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम और आयन। जो लिगैंड चारों तरफ से जुड़ा हुआ है, किस तरह से जुड़ा हुआ है उसकी ज्योमेट्री को ही एक्सप्रेस किया जाता है, किसके लिए, कोऑर्डिनेशन, उसको एक्सप्रेस करने के लिए ही ये टर्म यूज किया जाता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन।
तो द जनरली ऑब्जर्व कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा मतलब जनरली कौन कौन से शेप पाए गए हैं, मतलब मेटल होगा बीच में और लिगैंड सजा हुआ रहेगा, तो किस तरह से लीनियर हो सकता है ना, लीनियर हो सकता है। तो लीनियर में तो सरफेस नहीं आएगा ना, हेड्रॉन का मतलब सरफेस होता है, तो लीनियर में तो सरफेस आएगा नहीं, इसीलिए लीनियर को हम लोग डायरेक्ट कंसिडर नहीं करते। लीनियर के बाद कौन हो जाएगा, यहाँ पर कौन हो गया, यहाँ पर टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ये सब जो अलग अलग शेप है, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये सब जो शेप है, इसी सब शेप को हम लोग क्या कहते हैं, जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है लिगैंड का सेंट्रल मेटल के चारों तरफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे PTCl4, ये अभी तो क्यों ऐसा हुआ समझ में नहीं आएगा, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये PTCl4 डबल माइनस ये स्क्वायर प्लानर है, NiCO4 टेट्राहेड्रल है, CONH3 होल 6 ऑक्टाहेड्रल है, FeCO होल 5 ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। तो ये जो शेप के साथ बता रहे हैं, तो ये हम एक्चुअली किसको बता रहे हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन को। मतलब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या हुआ, 3D अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड्स अबाउट द सेंट्रल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ये देखिए टेट्राहेड्रल ऐसा ही होता है ना, ये सब तो शेप पहले पढ़े ही हैं, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, प्लेनर, फिर क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर, पिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये जो शेप सब है जो हम लोग कॉम्प्लेक्स का दिखा रहे हैं, जहाँ पर M है सेंट्रल मेटल एटम और L लिगैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्पेस में किस तरह से सजा हुआ है, यहाँ भी एक L होगा, ये छुटा हुआ है, यहाँ भी एक L होना है। तो ये जो अलग अलग शेप है, दीज शेप्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, जो सेंट्रल मेटल एटम है बीच में जो रहता है, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। तो मान लीजिए ये एक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है ना, M क्या हुआ, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, L क्या हो गया, लिगैंड, X हो गया लिगैंड की संख्या, P हो गया चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ रूल क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टोटल चार्ज ऑन लिगैंड, जितना भी लिगैंड है सबका चार्ज को जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा P, यानी कि P क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। मतलब अगर हम यहाँ लिखते हैं FeCN होल 6 और इस पर मान लीजिए 4 माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन प्लस क्या हो जाएगा, Cn पे कितना चार्ज होता है, 1 माइनस होता है ना, तो टोटल चार्ज एक Cn पे 1 माइनस, तो टोटल कितना -6 बराबर कितना हो जाएगा, इस पे चार्ज कितना हुआ -4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लेंगे, X माइनस 6 इक्वल टू -4, तो X बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 यानी कि +2, यानी यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन हो जाएगा
+2, इस तरह से निकालते हैं। ये फॉर्मूला होता है। क्या होगा फॉर्मूला कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस टोटल चार्ज ऑन ऑल द लिगैंड्स ऑन लिगैंड्स बराबर हो जाएगा P। P किसको कहते हैं? चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। टोटल कितना चार्ज है वो चार्ज वहाँ रखेंगे P, यहाँ से निकाल लेंगे, आ जाएगा। तो यही है। तो यहाँ से अब देखिए कुछ एग्जाम्पल आज आया था क्या इससे क्वेश्चन? कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ऑक्सीडेशन स्टेट से था क्वेश्चन। तो इसमें अब जैसे देखिए यहाँ है, इसका क्या होगा? यहाँ तो कोई चार्ज है नहीं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर ये निकालना है, इसको X मान लिए। अमोनिया कैसा लिगैंड है? न्यूट्रल, तो इसलिए चार्ज हो गया 0। 4 है इंटू 4 प्लस SO4 का कितना होता है? SO4 तो डबल माइनस होता है ना, 2 चार्ज तो -2 और इज इक्वल टू टोटल चार्ज कंपाउंड पे 0, तो X प्लस 0 माइनस 2 X इज इक्वल टू +2, यानी यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ? +2 हो गया। इस तरह से या तो ऐसे बनाएं या नहीं तो अलग अलग आयन में तोड़ के यहाँ ले लिए, कॉपर का X मान लिए, अमोनिया का 0 इंटू 4 बराबर चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स 2+ हो गया, तो X प्लस 0 इज इक्वल टू +2X, ऐसे निकाल लिए। K4FeCN6 क्या हो जाएगा? K4 K का तो पोटासियम का किसी भी कंपाउंड में +1 होता है, 4 है तो इंटू 4, Fe का ही निकालना है तो उसको X मान लिए। Cn का कितना होता है? -1, 6 है इंटू 6 और टोटल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 0, तो 4 प्लस X माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2। यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा? K का कितना? +1 इंटू 3, Fe का X मान लिए, C2O4 का ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट बताए थे स्ट्रक्चर, ऑक्जेलेट का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, इसी में ना ऑक्सीजन को हटाए थे तो थायो ऑक्जेलेट और डायथायो ऑक्जेलेट बना था। तो इसमें 2 माइनस है, इसलिए -2 और कितने हैं? 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, तो 3 प्लस X माइनस 6 इज इक्वल टू 0, X माइनस 3 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +3, तो यहाँ आयरन का कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। यहाँ पे Pt का निकालना है, X मान लिए, अमोनिया का 0 न्यूट्रल है इंटू 4 प्लस इस Pt का भी X, Pt का ही निकालना है, और Cl का -1 इंटू 4 और टोटल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 0, तो इधर X और X क्या हो जाएगा? 2X माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2X इज इक्वल टू +4, X इज इक्वल टू +2 हो जाएगा। LiAlH4, इसमें क्या होगा? Al का निकालना है, तो Li का तो +1 होगा ना, प्लस हो जाएगा, यहाँ ये छूट गया है, प्लस कर दीजिएगा, प्लस एल्युमिनियम का निकालना है, X हो गया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है किसी कंपाउंड में? +1, लेकिन याद है ना हाइड्रोजन जब मेटल से जुटे तो हाइड्रोजन का कितना होता है? -1, तो यहाँ तो H एल्युमिनियम से जुटा है इसलिए -1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ 1 प्लस X माइनस 4 इज इक्वल टू 0, X माइनस 3 इज इक्वल टू 0, X का वैल्यू कितना हो जाएगा? +3। NiCO4, यहाँ क्या हो जाएगा? Ni का X, CO तो न्यूट्रल है तो उसको 0, ऐसे 4 है इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो X का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, X का वैल्यू 0।
तो यहाँ पर निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ हो जाएगा 0। तो ये ज़रूरी नहीं कि कॉम्प्लेक्स में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं आए, बस नेगेटिव नहीं होता है। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव में नहीं आएगा, 0 हो सकता है। ठीक है, इसी बार आप लोग को था ना नीट में, ये इस पॉइंट पे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स पूछा गया था, है ना, होमोलेप्टिक। तो हमने यहाँ बताया था कि एक ये पॉइंट हमने बताया था क्या, कि कोई एक सर्कल के रूप में है और बीच में कुछ अगर है और चारों तरफ से वो घिर रहा है, तो बीच वाले को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रॉन। और चारों तरफ जो स्पेसीज रहते हैं उसको क्या कहते हैं, लेप्टॉन्स कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बीच में कौन होता है, मेटल। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हाइड्रॉन हो जाएगा मेटल, और जो चारों तरफ घेरे रहता है लिगैंड्स, तो लिगैंड्स को हम लोग क्या कहेंगे, लेप्टॉन। और होमो का मतलब क्या होता है, सेम। अगर इसको चारों तरफ एक ही तरह के लिगैंड घिरे रहे तो उसको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और लिगैंड्स अलग अलग रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ क्या होगा, जैसे ये इसमें क्या है, CO केवल NH3 एक ही तरह का लिगैंड है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और यहाँ क्या है, NH3 4 और 2 क्लोरीन, तो अलग अलग है, तो इसको क्या कहेंगे, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, मोनोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, है ना, मोनोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। देखिए कॉम्प्लेक्स का न्यूक्लियस कौन है, एक न्यूक्लियस जो बीच में रहता है, तो कॉम्प्लेक्स में न्यूक्लियस कौन है, मेटल। तो जिस कॉम्प्लेक्स में बीच में एक ही मेटल होगा वो मोनोन्यूक्लियर हो गया। जिसमें एक से अधिक अगर हो जाएगा, एक से अधिक अगर आ जाएगा मेटल एटम, तो उसको क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियर कहेंगे। मोनोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर। ठीक है, यहाँ क्या है, ये इसमें मोनो न्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर। यहाँ क्या हो जाएगा, इस जगह देखिए यहाँ कितना सेंट्रल एटम, एक, ये मोनोन्यूक्लियर हो गया। लिगैंड कुछ भी हो, ये तो होमोलेप्टिक, ये हेट्रोलेप्टिक हो गया। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, इस जगह देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 2, आप देखिए मेटल का कितना एटम है, 2 है ना, 2 मेटल एटम। तो ये 2 सेंटर हो गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और ये क्या कहलाएगा, ये जो है दोनों मेटल को जोड़ता है, इन दोनों को हम लोग कहेंगे ये ब्रिज लिगैंड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिज या ब्रिजिंग लिगैंड्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, ब्रिजिंग लिगैंड्स कहेंगे, ब्रिजिंग लिगैंड्स। ठीक है, ऐसा कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, जिसमें एक से अधिक सेंट्रल मेटल एटम हो, वो दोनों सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी। अगर डिफरेंट होगा तो वो हेट्रो पॉलीन्यूक्लियर हो जाएगा, और अगर दोनों सेम होगा तो होमो पॉलीन्यूक्लियर। और जिसमें केवल एक ही है, वहाँ सेम और डिफरेंट का बात ही नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो होमो न्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर और मोनोन्यूक्लियर समझ गए, और ब्रिज लिगैंड समझ गए। ये ब्रिजिंग लिगैंड का कंसेप्ट पहले नहीं आया है, लिगैंड सारा बता दिए, लेकिन ब्रिजिंग लिगैंड उधर नहीं बताए थे, ये यहीं पर आकर क्लियर हुआ। फिर नोमेनक्लेचर में जाकर ब्रिजिंग लिगैंड क्लियर होगा। जैसे क्या था, पाई लिगैंड के क्या पहचान क्या था,
पाई पाई लिगैंड का नाम में वो ईटा रहता ही था, ईटा के ऊपर एक नंबर जिसको फास्टेनिंग नंबर या हेप्टासिटी कहते हैं ये था। तो ब्रिजिंग लिगैंड में आपको ये वाला टर्म मिलेगा म्यू। अगर म्यू टर्म मिल रहा है वो इंडिकेट कर रहा है किसके लिए, ब्रिज लिगैंड के लिए, यानी कि इसके बाद NH2 अगर कर दिए तो NH2 क्या हो जाएगा, उसके पहले म्यू अगर लगा दिए तो मतलब ये अब क्लियर है, कोई भी देखकर समझ जाए ये कौन सा लिगैंड है, ब्रिज लिगैंड है। ठीक है, ब्रिज लिगैंड होने के लिए होना है मोनोडेंटेट ही, लेकिन कम से कम 2 डोनर एटम होना चाहिए, तब ना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है एक इधर दे रहा है। तो NH3 ब्रिज लिगैंड होगा क्या, इसके बाद एक ही लोन पेयर है ना, ये नहीं होगा। ब्रिज लिगैंड कौन होगा, यहाँ से एक H हटा दिए NH2, तब इस पे 2 माइनस होगा, ये 2 लोन पेयर 1 माइनस, तो 2 लोन पेयर जब होगा तब वो ब्रिज लिगैंड होगा। तो ब्रिज लिगैंड्स आर यूनिडेंटेड लिगैंड्स बट द डोनर एटम मस्ट हैव एट लीस्ट 2 lone pairs so that at a time it can give its lone pair to 2 different central metal atom, तभी वो ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हो जाएगा ब्रिज लिगैंड्स के बारे में। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जनरल क्राइटेरिया अब हो गया है ना। हम लोग अब जितने भी टर्म हैं अब आपको दिक्कत नहीं होगा यहाँ से आगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ने में। कॉम्प्लेक्स आयन किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन का कंपोजिशन क्या है पढ़ लिए, कंपोजिशन, लिगैंड क्या है, सेंट्रल मेटल एटम कौन कौन हो सकता है, लिगैंड कैसे कैसे मेटल से जुटा रह सकता है, सब चीज़ हम लोग पढ़ लिए, सारे कॉमन टर्म्स पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट जो शुरू करेंगे अगला वो शुरू होगा क्या, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर होगा नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फिर हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे।